Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So I am Manisha Gupta or you can call me Manu Issue. So I'm again back with a new video and the question name is DAPSCOM company and this is from F2 that's management accounting subject. So as I said कि मुझे एक कमेंट मिला हुआ था that they are struggling to solve the long question from F2 or the management accounting we can also call that. So उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. Obviously I hope उनको like they won't face any issue or barrier in their study. So I hope this video will be useful for them. And एक और चीज, अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दिए हो in that case मेरे YouTube पे फुल प्लेलिस्ट अकाउंट कपलान किट का सॉल्व किया हुआ फुल प्लेलिस्ट अवेलेबल है. देयर इज नो एनी सब्सक्रिप्शन, नो एनी मेंबरशिप दैट यू नीड टू पे. इट्स फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट. गो एंड चेक इट आउट. अगर आप दे चुके हो तो देन यू कैन रेफर टू योर फ्रेंड हु आर अपेयरिंग फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ऑलराइट, आज के वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज लिटरली लिटिल बिट ट्रिकी एंड मैं क्वेश्चन इज सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगी, मैं आपको यहाँ पे कहाँ कहाँ कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट डिड और उसके बाद में उनका मार्क्स अच्छा नहीं आता है, मे बी लाइक कम आया, फेल हो गए एंड लास्ट में वो लोग बोलते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा था फिर भी मैं फेल हो गया एंड व्हाई दे डोंट नो. तो मैं वो मिस्टेक हाईलाइट भी करूंगी जो स्टूडेंट करते हैं. सो एग्जाम प्रेशर में हमको पता नहीं चलता है कि ये चीज मिस्टेक हो रही है बट एक्चुअल में होती रहती है. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. मैं वो मिस्टेक भी हाईलाइट करूंगी सो दैट कि आपका पासिंग रेट चांसेस ज्यादा रहे और वो मिस्टेक को ना रिपीट करें. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नेम इज डैप कंपनी. ओके, एंड कल के क्वेश्चन में हम लोग ने कौन सा किया था, ग्लोबल लिमिटेड. आज के क्वेश्चन में डैप्स कंपनी करेंगे एंड ये क्वेश्चन लिटरली अगर फर्स्ट टाइम कोई सॉल्व कर रहा है इट्स बिट ट्रिकी बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्लैरिटी. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, एंड वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर भी करना. सो डैप्स कंपनी मेक्स स्पेड्स एंड द फॉक्स. सो कंपनी दो प्रोडक्ट बना रही है, एक का नाम है फॉर्क एंड दूसरा है आपका स्पेड. द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. सी, ये बजटेड इंफॉर्मेशन है. सो उन्होंने 2 मंथ का, मंथ 1 मंथ 2 का ये फॉर्क प्रोडक्शन का यूनिट मतलब कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो प्रोवाइड किया. सो मंथ 1 में हम लोग फॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे 220 यूनिट, वाइल इन मंथ 2 हम लोग 240 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे. सेम केस स्पेड के केस में हम लोग 170 प्रोड्यूस करेंगे एंड मंथ 2 में हम लोग 180 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे. अब ईच ऑफ द फॉर्क यूजेस 1.5 kg ऑफ स्टील एंड ईच स्पेड यूजेस 2 kg ऑफ स्टील. सी, अब यहाँ पे स्टूडेंट फंसते हैं, प्लीज हैव अटेंशन यहाँ पे. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये एक प्रोडक्शन मतलब एक फॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना स्टील चाहिए, 1.5 kg. सो 220 को प्रोड्यूस करने के लिए कितना स्टील चाहिए, इट्स वेरी सिंपली आपका वो यूनिटरी मेथड जो आप 6 क्लास 10 क्लास में पढ़े होंगे वो चीज का रिवीजन है. सो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर मेरा एक फॉर्क को प्रोड्यूस करने में वी आर यूजिंग 1.5 kg ऑफ स्टील, देन हाउ मच स्टील इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 220 यूनिट. ये आप कैलकुलेट करो, जरूरत पड़ेगा तब, अभी मैं बस समझा रही हूँ. एंड ईच स्पेड यूजेस 2 kg ऑफ स्टील. सिमिलरली स्पेड का भी दिया, मतलब एक स्पेड 2 kg ऑफ स्टील यूज कर रहा है तो हम जो हमारा इतना इतना डिमांड है हर एक मंथ में तो वो कितना यूज करेगा. ठीक है, ये यूनिटरी मेथड हुआ. ऑलराइट, सो नो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज हेल्ड. मतलब अभी क्लोजिंग इन्वेंट्री कोई फिनिश गुड्स अभी बना के रखा हुआ नहीं है. But DAP company raw material inventory policy is to hold enough material to cover the half of the next month production requirement. बट इनका पॉलिसी क्या है, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होती है वो कैसे रखते हैं, मीन्स वो इतना यूनिट रखेंगे जो नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन है ना वो हाफ कवर हो जाए. ये सेंटेंस बहुत जरूरी है समझना. अभी आपको ये चीज क्लैरिटी होगा, आगे क्वेश्चन करेंगे बट ये चीज समझो. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर से समझो. मतलब क्वेश्चन क्या कह रही है,
अभी कोई फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं है, बट जो डेप्स कंपनी है वो उनका पॉलिसी क्या है इन्वेंट्री को होल्ड करने का, दैट्स वो इतना इन्वेंट्री होल्ड करे कि वो नेक्स्ट मंथ का हाफ प्रोडक्शन कवर हो जाए। ठीक है, सो जैसे कि अभी अगर मैं मंथ 1 में हूं तो इसका जो हाफ होगा इसका क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। सिमिलरली अब मंथ 1 की क्लोजिंग इन्वेंट्री बात करूं, इसके पीछे का जो यूनिट होगा उसका हाफ प्रोडक्शन चाहिए, सॉरी ये यूनिट ये हाफ होगा इधर का क्लोजिंग पहले वाले मंथ का। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी होगा, पर ये सेंटेंस समझना जरूरी है। स्प्रेडशीट फॉर द मटेरियल परचेज बजट इज बीइंग prepared for month 1, so उन्होंने स्प्रेडशीट प्रोवाइड किया, so still required for production। आ गई बात, मैंने बोला था यूनिटरी मेथड चाहिए यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, वही स्टील रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। आपको कितना स्टील का रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस बोथ ऑफ दिस यूनिट्स, वो हमको कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी इजी। देन ओपनिंग इन्वेंट्री ये भी पता लग जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये भी पता लग जाएगा। सो रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फिगर दैट शुड बी इंटर इनटू टू द नियरेस्ट होल केजी। अब ये गैप 1 2 3 जो देख रहे हो ये इसका बॉक्स दिया हुआ है, अब ये कैलकुलेट करो और इस बॉक्स में रखो। अब ये कैलकुलेशन पे आएंगे थोड़ी देर में, बट लेट मी हाईलाइट द मिस्टेक दैट स्टूडेंट डिड इन द एग्जाम हॉल ड्यू टू द एग्जाम प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा, टू द नियरेस्ट होल केजी। ठीक है, मतलब जो आंसर निकालोगे डोंट कीप इट इन द डेसिमल प्लेस, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने आंसर करेक्ट निकाला, सपोज यू हैव सम पॉइंट आफ्टर द डिजिट, अगर आपने यहाँ पे इंटर किया इवन दो वो राइट है, बट यू विल नॉट स्कोर एनी फुल मार्क्स ही नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो। सो व्हाट आई मीन टू से, मैं बार बार बोलती हूँ, हर एक वीडियो में बोलती हूँ, आप फॉर्मेट को देखो, एग्जामिनर किस फॉर्मेट में आपका आंसर मांग रहा है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मेट चेक करो, हमेशा आंसर कैलकुलेट करते वक्त प्लीज 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 एग्जाम में ये चीज दिमाग में बिठा लो, मुझे फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंसर सही भी निकालूंगी, अगर सही फॉर्मेट में नहीं है मार्क्स नहीं मिलेगा, 1 मार्क्स से भी स्टूडेंट फेल होते हैं। ऑलराइट, सो इसीलिए please check the format in which examiner is asking your answer to keep put your answer। ठीक है, ओके, ऑलराइट, चलो कैलकुलेशन करते हैं, देन वी विल डिस्कस द मोर रिक्वायरमेंट जो गिवन है। ओके, सो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, स्टील रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ओके, ओके, स्टील रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट है ना, एक क्या है हमारा फॉक एंड एक क्या है स्पेड। ठीक है, इसमें कितना स्टील चाहिए, स्टील रिक्वायर्ड पर यूनिट, मतलब एक फॉक बनाने के लिए हमको कितना स्टील चाहिए, वी नीड 1.5। अब एक केजी में है। ठीक है, एक और चीज, ये यूनिट देखना ना बोलिए, ये भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मान लो ये ग्राम में होता तो आपको तो केजी में कन्वर्ट करना होता, व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन आपको केजी में मांग रहा है ना। सो ये चीज भी स्टूडेंट मिस करते हैं एग्जाम में लिखते वक्त। एग्जाम का प्रेशर में आई नो सारी चीज याद नहीं होती है, बट आप प्रैक्टिस अभी से जो क्वेश्चन करोगे ना, ये चीज दिमाग में क्लिक करते जाओ। ओके, मुझे ये चीज देखना है, ओके मुझे ये चीज देखना है, या फिर लिस्ट बना लो एक तो पॉइंट क्या क्या मिस्टेक हो सकता है। मैं हर एक वीडियो में हर एक स्टूडेंट का मिस्टेक हाईलाइट करती रहती हूँ। सो मेक ए लिस्ट सो दैट कि एग्जाम के एक दिन पहले रिवीजन करके जाओगे तो वो गलती ना दोहराओ आप। ठीक है, सो इस पेड़ का कितना है, 2 kg, 2 kg, ये केजी में है, मैं यहाँ पे साइड में केजी रख दूंगी। ठीक है, एंड इसको अल्ट एच ओ आई, ओके, सो इसको स्ट्रेच करना था, इसके लिए शॉर्टकट किए अल्ट एच ओ आई, या फिर आप माउस के थ्रू भी ड्रैग कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड, ये एक्सेल का नॉलेज है। ऑलराइट, देन अब ये तो हो गया पर केजी के लिए। अब क्वेश्चन आपका जो है ना, ये मंथ 1 का मांग रहा है, आई थिंक जस्ट यस, ये मंथ 1 का है। ये भी स्टूडेंट मिस करते हैं एग्जाम में, वो इतना प्रेशर में थे, वो मंथ 2 का फिगर भी ले सकते हैं। ठीक है, और वो चीज भूल जाते हैं कहाँ पे क्या, तो कभी कभी एवरेज भी ले सकते हैं। सो ये चीज भी मिस्टेक कर सकते हैं इस टाइप का। सो चेक करो किस मंथ का है, मंथ 1 का मांग रहा है। सो मंथ 1 का हमारा यूनिट कितना है, यूनिट प्रोडक्शन 220 दिया हुआ है एंड 170 दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इसको बॉक्स में डाल देती हूँ, ऑल दैट्स भी है। ऑलराइट, सो ये बॉक्स में अच्छा लग रहा है।
ये हो गया हमारा। सो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? स्टील रिक्वायर्ड, टोटल स्टील रिक्वायर्ड, टोटल स्टील रिक्वायर्ड। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ओके, सो हमारा एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 केजी लग रहा है, तो 220 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? सिंपली वी नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि एक का नहीं, हमको ज्यादा का निकालना है। सो मल्टीप्लाई करने से बिग फिगर आएगी, डिवाइड करने से कम फिगर आएगी। जैसे कि अगर मैं 30 इंटू 10 करूं तो ये मेरा 300 आएगा। ठीक है, ये कभी कभी यूनिटरी मेथड भूल गए होते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं होता, उनके लिए मैं बता रही हूँ। आई नो दिस इज वेरी बेसिक, बट आपको पता है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है उनके लिए यूजफुल होगा। यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। अगर मैं 30 डिवाइड बाई 10 करूँ, इस केस में 3 आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे एक यूनिट का फिगर दिया हुआ था कि इतना स्टील चाहिए, और मुझे बहुत सारा यूनिट का निकालना था 220, तो लॉजिकली सोचोगे तो मतलब फिगर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही बड़ा यूनिट दिया होता, मान लो 220 यूनिट का स्टील कितना चाहिए वो दिया होता, और एक यूनिट का निकालना होता, जाहिर सी बात है अगर हम लोग 10 यूनिट बनाने के लिए 5 केजी स्टील यूज कर रहे हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए तो कम ही होगा ना, लोअर फिगर होगा। सो इन दैट केस वी नीड टू डिवाइड। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ये बेसिक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है उनके लिए मैंने बता दिया। अब देखो, अब स्पीड का निकालते हैं। हम लोग ने तो फॉक का निकाल लिया, कितना चाहिए, सिंपली मल्टीप्लाई करके। अब स्पीड का भी निकालते हैं। सो नाउ डूइंग द टोटल ऑफ बोथ ऑफ दिस प्रोडक्ट का स्टील जो चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज द टोटल स्टील वी नीड, दैट इज द 670 kg। और आपको केजी वगैरह नहीं लिखना है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है केजी। ठीक है, सो ओनली यू नीड टू पुट द फिगर। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्लियर है, और पॉइंट वगैरह भी नहीं देना है, सिंपली 670 यहाँ पे नोट डाउन करना है। आप 2 मार्क्स ऑन कर लिया। नाउ गैप टू, गैप टू किसके लिए बोल रहा है? इट्स फॉर द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट, ये सेंटेंस जो मैं बोल रही थी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काम आएगी। अब देखो, एक ओपनिंग इन्वेंट्री पूछ रखा है, एक जगह पे नीचे पे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग निकालने से पहले हम लोग क्लोजिंग निकालते हैं, सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने जा रही हूँ। ठीक है, सो क्लोजिंग, ये सेंटेंस क्या बोला था उस टाइम, ये हमारा फर्स्ट मंथ का मांग रहा है। सी आई एम रिपीटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स, ये मंथ 1 का बोल रहा है, मंथ 2 का नहीं। सो मिस्टेक से मंथ 2 का फिगर नहीं उठा लेना। ठीक है, सो अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? नो फिक्स गुड्स इन इन्वेंट्री इज हेल्ड, बट यहां से इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है? ड्रैप्स कंपनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पॉलिसी इज टू होल्ड इनफ मटेरियल टू कवर द हाफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मंथ 1 में है, मंथ 2 में भी पहुंची नहीं हूँ, तो मैं मंथ 1 का उतना इन्वेंट्री रखूंगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो दैट कि मेरा नेक्स्ट मंथ का हाफ प्रोडक्शन कवर हो जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा है ना? हाफ प्रोडक्शन मतलब इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ। राइट, तो मेरा मंथ 2 का, ये मंथ 2 का कितना यूनिट है? मंथ 2 यूनिट्स, ये हमारा 240 है, एंड ये 180। एंड क्वेश्चन क्या कहा कि हम लोग इतना क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे कि नेक्स्ट मंथ का हाफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस वो हो जाए, कवर हो जाए। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात करें तो इसका हाफ रखेंगे, सॉरी एंड इसका भी हाफ। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूनिट हो गया। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो यहाँ पे स्टील का भी पूछ रहा है ना, आपका स्टील का भी तो चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो सिर्फ यूनिट है। ठीक है, सो स्टील का हम लोग कितना क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे? सो इन इस केस में ये मल्टीप्लाई बाई ये कर देंगे, एंड ये बाई ये, सो हमारा कितना आ जाएगा? तो इन दोनों को प्लस करने के बाद वी विल गेट इतना केजी, ये इतना केजी स्टील।
ठीक है, ये तो यूनिट है, मतलब स्पेड का यूनिट्स। अब हम लोग को स्टील का चाहिए, स्टील का, ये स्टील है, टोटल स्टील, अगेन टोटल स्टील, टोटल स्टील क्लोजिंग इन्वेंट्री, और किस में है, केजी में है। ठीक है, अब तो आप सोच रहे होगे मैम आपको कैसे पता चला कि ये स्टील का ही पूछ रहा है, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो पूछ रहा है सिंपल में, आपको कैसे पता चला? यहाँ पे देखो केजी लिखा हुआ है, केजी, आपका क्या फॉर केजी में रहेगा, स्पेड केजी में रहेगा, वो तो यूनिट में रहेगा ना, ये तो केजी पूछ रहा है, स्टील का पूछ रहा है। सो यहाँ पे भी स्टूडेंट फंसते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। जो मिस्टेक बाकी ने किया आपको नहीं करना है। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का बता रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का। सो हमारा फॉर्क को कितना चाहिए, 1.5 केजी चाहिए स्टील एक फॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। स्पेड के केस में कितना चाहिए, 2 केजी ऑफ स्टील चाहिए एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब मंथ 2 का मैंने यूनिट लिया, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 240 एंड 180। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री का पॉलिसी क्या है कंपनी का, कि इतना रखे कि नेक्स्ट मंथ का हाफ प्रोडक्शन कवर हो जाए। मतलब मंथ 1 में हम लोग इतना क्लोजिंग इन्वेंट्री रखेंगे कि मंथ 2 का हाफ प्रोडक्शन कवर हो जाए। तो मंथ 2 का हाफ कितना है, 120 एंड 190, ये दोनों हमारा यूनिट हो गया मंथ 2 का, जो हाफ प्रोडक्शन कवर करने वाला। अब इसको स्टील का जो चाहिए था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1.5 इंटू 120, 2 इंटू 90। ये करने के बाद 180 केजी ऑफ स्टील चाहिए फॉग के लिए एंड 180 ऑफ स्टील चाहिए स्पेड के लिए, सो दैट कि नेक्स्ट मंथ का हाफ प्रोडक्शन कवर हो जाए। ठीक है, सो ये दोनों को ऐड करने के बाद 360 हुआ। ठीक है, अब आती हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री पे। ये मैं बाद में क्यों आई, क्योंकि ये समझने के बाद ये समझना आपको आसान होगा। ठीक है, अगर मान लो आपको मंथ 1 नहीं थे, ये सिंपल मंथ 2 का फिगर दिया होता और आपको बोलता मंथ 1 का क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो और सब चीज सेम होता, तो क्या आपको मंथ 1 का डेटा देखना जरूरी था? यहाँ पे जब कैलकुलेशन किया हम लोग ने, क्या मंथ 1 का डेटा देखा हम लोग ने? कुछ नहीं देखा। हम लोग सिर्फ 240 लिए मंथ 2 का और 180 लिए मंथ 2 का और कैलकुलेशन कर दिया। सिमिलरली ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, मंथ 1 के पहले वाला मंथ का क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, जो कि मंथ 1 में आके ओपनिंग हो रहा है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो निकाला अभी अभी हम लोग ने, ये मंथ 3 का ओपनिंग होगा ना, राइट? सो व्हाट आई मीन टू से, जो पहले का मंथ का क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा मंथ 1 का ओपनिंग होगा, बट उसके लिए हमको पहले वाले मंथ का कुछ डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ डेटा क्या चाहिए, मंथ 1 का चाहिए, जैसे कि इस केस में चाहिए था हमको। तो इसी को कॉपी पेस्ट करती हूँ एंड यहाँ पे चिपकाती हूँ, बट यहाँ पे नाउ वी विल नीड ओनली मंथ 1 यूनिट, मंथ 1, एंड ये होगा 220 एंड 170। ठीक है, बाकी सब चीज सेम, बाकी सब चीज सेम, एंड वी गॉट आवर आंसर, दैट इज 335 kg। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, आई नो स्टूडेंट माइट बी गेटिंग कंफ्यूज, बट मैं हूं ना यहाँ पे समझाने के लिए। अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री समझ लिया होगा तो ओपनिंग समझना बड़ा आसान है। ठीक है, सबसे पहली बात, एक मिस्टेक क्या स्टूडेंट करते हैं, ये चीज देखना भूल जाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये केजी वाला देखना भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ओपनिंग क्लोजिंग पूछ रहा है, स्टील का पूछ रहा है, नॉट फॉर द यूनिट, ये इसका प्रोडक्शन का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सो क्लोजिंग के लिए क्या पॉलिसी है कंपनी का, जो नेक्स्ट मंथ का जो प्रोडक्शन यूनिट है ना, उसका हाफ एटलीस्ट स्टोर करके रखना है। तो मैं नेक्स्ट मंथ का था, मंथ 1 में है और नेक्स्ट मंथ है मंथ 2, तो इसका मेरा प्रोडक्शन यूनिट इतना इतना था, इसका मैंने हाफ ले लिया यहाँ पे एंड इसको मल्टीप्लाई कर दिया जितना हमको स्टील चाहिए एक यूनिट के लिए, बराबर। सो अब देखो, क्या हम लोग मंथ 1 खड़े होके क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाला मंथ 1 का, जो कि ओपनिंग होगा मंथ 2 का। ठीक है, मंथ 2 का ओपनिंग होगा ना वो तो, बट मंथ 1 का कोई फिगर काम आया क्या? नहीं आया, मंथ 2 का ही आया। सिमिलरली अगर मंथ 1 में ओपनिंग निकाल रहे हैं, वो तो पिछले वाले मंथ का क्लोजिंग है और उसके लिए तो मंथ 1 का जो फिगर दिया है वो ही काफी है ना। सो इस फिगर को मैंने यहाँ पे रखा और इसका हाफ लिया एंड अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जितना स्टील चाहिए एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, दोनों यूनिट के लिए, वो मल्टीप्लाई करने के बाद वी गॉट आवर आंसर, दैट इज 335 इज ओपनिंग एंड योर 360 इज योर क्लोजिंग। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, state the formula that should be entered into the cell B for material purchase. All right,
अब देखो मैं बताती हूँ एक और चीज, कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला सबको पता होगा, राइट? क्या है फॉर्मूला? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है? ओके, सो हमको परचेज का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है? सो परचेज के लिए क्या करेंगे हम लोग? COS एज इट इज रहने देते हैं, ओपनिंग को उधर ले जाएंगे जो कि माइनस हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड क्लोजिंग उधर जाके प्लस हो जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू परचेज। अब ये प्लस माइनस मैंने कैसे किया वो नहीं पता है तो मींस आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, बेसिक मैथ जो 5-6 क्लास में पढ़ते हैं वो स्ट्रांग नहीं है। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो इक्वल टू का ये साइन देख रहे हो ना, अगर इधर से कोई भी इधर जाएगा मतलब उल्टा साइन चलेगा, मतलब जैसे कि ये प्लस में था ओपनिंग, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली क्लोजिंग यहाँ पे नेगेटिव में था, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इधर से उधर जाना है तो अपना साइन को चेंज करना होगा, अपना बर्ताव अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, ऐसे समझो, ठीक है? तो हमारा परचेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है? ये हो जाएगा। अब देखो, स्टिल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, यस B1। अब B1 कैसे लिया मैंने? ये नंबर को तो ऐड करने सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये B यहाँ से और 1 ये इसका, ये एक्सेल सीट का, ये जो मेरा एक्सेल सीट देख रहे हो ना, ये ऐसे वाला, ये इन्होंने स्नैप लिया हुआ है, ठीक है? सो ये B और इसके साइड वाला ये 1, ये हम लोग लिया बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है हमारा? ओपनिंग इन्वेंट्री है B और 2, और ये क्या होगा? माइनस B2, और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है? B3। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा B1, ओपनिंग माइनस हो रहा है तो माइनस रखेंगे, क्लोजिंग प्लस हो रहा है तो प्लस, और ऐसे करके परचेज का फॉर्मूला निकल गया। आई होप आपको मजा आ रहा होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। नाउ, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ठीक है, सो द मास्टर बजट इंक्लूड्स द एसेट आइटम बजट। अगर मास्टर बजट के बारे में बात करूं, ये बजट है विच विल इंक्लूड ऑल सब्सिडरी, actually this is the budget into which all subsidiary budget are consolidated। मतलब इसमें आपका जो इनकम स्टेटमेंट का बजट, बैलेंस शीट का बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का बजट सारा इंक्लूड होता है। सो दिस इज द फॉल्स, ये एसेट आइटम कोई नहीं, लायबिलिटी आइटम्स बाकी सब चीज को कवर करता है। कंटिन्यूअस बजट आर रोलिंग, कंटिन्यूअस बजट आर नोन एज रोलिंग बजट। अब ये जो आपका कंटिन्यूअस बजट का, आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। सो कंटिन्यूअस बजट को रोलिंग बजट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दिस बजट इज अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस बाय एडिंग इन न्यू पीरियड विच वन पीरियड इज कंप्लीटेड, सॉरी व्हेन वन पीरियड इज कंप्लीटेड। मतलब जब एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, अगले पीरियड फिर हम लोग ऐड करते जाते हैं, वो चलता रहता है प्रोसेस, चलता रहता है प्रोसेस। सो इट्स ट्रू। Scenario planning is mainly used in the short term. No, this is wrong. Why? Because it is used for the long term strategic decision making, not for the just term. I mean, what happened to my tone? This is basically used for the long term strategic decision making, not just short term consideration. Okay. The mission of an organization is the target to be met in the medium term. Basically ये भी false है, and why? The mission of the organization defines the long term purpose of the organization, its value, not the medium short term target. Okay, so it's basically defined why the business exists for the long term purpose and its value. So again it is false. Okay, so next question, last one. Which two of the following are main aims of budgeting? Okay, अब यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, ये दो भूल जाते हैं, दो को टिक करना है। वो एक टिक करते हैं, वो राइट भी होगा तो मार्क्स, एक मार्क नहीं मिलेगा। इन ऑर्डर टू गेन द टू यू नीड टू टिक टू एंड दैट शुड बोथ शुड बी राइट। दोनों राइट हुआ तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है? So controlling cost, obviously budgeting will help organization to manage their expenses
अब इससे क्या होगा कि वो कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान दे सकती है, ठीक है, बाय सेटिंग द लिमिट, स्पेंडिंग लिमिट आई मीन टू से, एंड इंश्योरिंग दैट जो भी रिसोर्सेज है दैट शुड बी यूटिलाइज इफिशिएंट मैनर और इन इफिशिएंट वे। सो ऑब्वियसली ये कॉस्ट कंट्रोलिंग पे हेल्पफुल रहती है, ठीक है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तभी तो बजट प्रिपेयर करते हैं, क्यों? कि हम लोग उस लिमिट में रहें और उसी हिसाब से खर्चा करें। बजट नहीं रहेगा तो बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, सेविंग ही नहीं होगा। सो वो कॉस्ट कंट्रोल उस लिमिट में रहे, उसी लिए बजट प्रिपेयर होता है, तो ये भी एक एम है। Identify objectives. While objectives are obviously important for the planning, but budgeting इस पे फोकस नहीं होता है, ये फोकस होता है on financial control rather than setting a broader strategic objective, ठीक है। एंड इवेल्युएटिंग द मैनेजर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली अब ये बेंचमार्क प्रोवाइड करती है, बजट है ना, वो बेंचमार्क प्रोवाइड करती है टू असेस द मैनेजर परफॉर्मेंस, देयर इफेक्टिवनेस, देयर एफिशिएंसी इन मीटिंग द फाइनेंशियल एज वेल एज ऑपरेशनल गोल्स, ठीक है। Introducing the budgetary biasness. Basically, this is not an purpose of the budgeting. In fact, budgetary biasness आपको इसको हम लोग ये भी कहते हैं padding budget, and it is considered to be the weakness. Okay. So we are again done with the one long question. In the coming video, I will do this Mr. Grove. So stay tuned with my channel for more updates like this, and thank you so much for watching. Have a good day.